हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं लेवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स के बारे में कि लेवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर पे कैसे वर्क करती है और किस किस बीमारी में इसका उपयोग करना चाहिए और कौन कौन से बीमारी अगर हो तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो इससे क्या क्या नुकसान होता है। सबसे जरूरी होता है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए डोज निर्धारित करना। अगर ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो क्या क्या सिम्टम आपके शरीर पे दिखाई दे सकते हैं, कौन कौन से अंग अंग आपका खराब हो सकता है और कैसे कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बस पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं। तो मैं बता दूं कि लेवोफ्लॉक्सासिन इज ए एंटीबायोटिक्स। लेवोफ्लॉक्सासिन क्या होता है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स होता है जो विच बिलोंग टू फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की ये मेडिसिन होती है। ये आपको याद रखना है कि लेवोफ्लॉक्सासिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास के अंदर आती है। ये आपको याद रखना है। दूसरा बात आपको क्या याद रखना है कि इट इज ए सेकेंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स विच एज बोल्ड स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है ये मैं बता दूं कि सेकेंडरी जनरेशन की यह एंटीबायोटिक्स है जो कि ब्रांड स्पेक्ट्रम के स्वरूप आती है। और ब्रांड स्पेक्ट्रम क्या करता है? जीवाणुओं के विकास को यानी बैक्टीरिया के विकास को नष्ट करता है तथा उसे क्या कर देता है, उसकी वृद्धि को भी रोकता है तथा उसे नष्ट करने में भी क्या करता है, मदद करता है। और इसका ज़्यादातर उपयोग जो होता है वो यूटीआई में होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर किसी भी प्रकार का यूटीआई हो गया है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में तो उसमें सबसे ज़्यादा लेवोफ्लॉक्सासिन का उपयोग किया जाता है। लेकिन और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें इसका उपयोग किया जाता है जो कि एक एक पॉइंट करके हम लोग समझेंगे। अगर मार्केट में देखेंगे तो ये टॉबलेट के रूप में भी आती है और ये इन्फ्यूजन के रूप में भी आती है। ये इन्फ्यूजन के रूप में भी ले सकते हैं जो कि 100 ml का आता है, या आप किसमें आपको लेवोफ्लॉक्सासिन 500 mg का मार्केट में उपलब्ध रहता है, वो भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं कि आखिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहने का मतलब मूत्र त्यागने के समय आपको क्या होती है, जलन रहता है, दर्द होती है त्यागने में और प्रॉपर आपको मूत्र बाहर यूरिन बाहर नहीं आ पाता है, पास आउट करने में बहुत सारे तकलीफ झेलना पड़ता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, यूटीआई। उसमें ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मेडिसिन है। दूसरा लंग्स इन्फेक्शन, अगर किसी प्रकार का कोई लंग्स इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी लेवोफ्लॉक्सासिन का उपयोग किया जाता है। और निमोनिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। और क्या, मसल इन्फेक्शन, अगर मांसपेशियों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में भी आपको क्या, लेवोफ्लॉक्सासिन का उपयोग कर सकते हैं। अगला एस्टोमस इन्फेक्शन, अगर आमाशय में संक्रमण हो गया है जिसकी वजह से पेट में भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द रहता है, पेट में गैस बना रहता है, उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। डायरिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर डायरिया हो जाता है, आपको नौसिया वोमिटिंग भी साथ साथ हो रहा है, उस कंडीशन में भी इसका उपयोग होता है। अब ये दवाई कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो देखिए यह एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया डीएनए गायरेज ये क्या करता है, एक एंटीबायोटिक्स जो है, यह एंटीबायोटिक्स जैसे ही लेते हैं तो ये जीवाणु के डीएनए गायरेज एंजाइम बनाने से क्या कर देता है, रोक देता है। जो कि डीएनए में क्या करते हैं ये एंजाइम में बता देता हूँ। देखिए डीएनए गायरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, जीवाणु में रिप्लिकेशन की प्रक्रिया को रोक देता है। रिप्लिकेशन क्या होता है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। रिप्लिकेशन कहने का मतलब ये है कि एक डीएनए से नए डीएनए का बनना, एक पुराने डीएनए से नए डीएनए का बनना, ये क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। तो जब भी कोई जीवाणु होता है तो उसमें रिप्लिकेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। कब? जब डीएनए गायरेज एंजाइम नहीं बनेगा उस कंडीशन में रिप्लिकेशन रुक जाता है, यानी डीएनए से डीएनए नहीं बन पाता है। और दूसरा बात और समझ लीजिए, यह एंजाइम अगर जीवाणु में नहीं बनेगा तो होगा क्या कि डीएनए से आरएनए भी नहीं बनता है। डीएनए से क्या नहीं बनता है, आरएनए।
जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाता है और क्या रिप्लिकेशन भी नहीं हो पाता है। डीएनए से नए डीएनए का निर्माण नहीं होता है, फिर डीएनए से आरएनए का निर्माण नहीं हो पाता है। ये दोनों प्रक्रिया रुक जाती है, जिसकी वजह से जीवाणु वृद्धि नहीं करते हैं और वह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दिस डीएनए गाइरेज एंजाइम इसेंशियली फॉर बैक्टीरिया डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इन दोनों के बारे में बता दिया कि ये क्या करता है। डीएनए गाइरेज एंजाइम वो क्या करता है, जीवाणु के डीएनए से डीएनए और डीएनए से आरएनए बनाने में मदद करता है। लेकिन वैसे जैसे उसकी प्रक्रिया रुक जाती है, जिसके कारण जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है और जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस प्रकार ये लेवोफ्लॉक्सासिन हमारे शरीर में क्या करता है, वर्क करता है। अब देखिए इसका साइड इफेक्ट क्या है। अगर डोज लेना है 250 mg का और आप ले लेते हैं 500 mg का, तो वैसे कंडीशन में आपको नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, स्लिपनेस हो सकता है मतलब ज़्यादा नींद का आना, स्टोमच पेन हो सकता है, पेट में दर्द, हार्ट में बर्न मतलब छाती में जलन, हार्ट बर्न हो सकता है, या स्टोमच पेन हो सकता है, या स्लिपनेस हो सकता है, या वोमिटिंग या नौजिया हो सकता है। अब आ जाइए कि ये कौन से मरीज को ये नहीं देना चाहिए लेवोफ्लॉक्सासिन। तो मैं बता दूं, सबसे पहले प्रेगनेंसी में इसका उपयोग नहीं होता है। इसके पहले मैं एक एंटीबायोटिक्स के बारे में चर्चा किया था जिसका नाम था क्लेबम। तो क्लेबम का उपयोग प्रेगनेंसी में कर रहे थे, वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ होता है। लेकिन लेवोफ्लॉक्सासिन प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। डायबिटीज मरीज को भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है उसको भी ये नहीं देना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर आपका लो हो गया है उस कंडीशन में भी लेवोफ्लॉक्सासिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और क्या G6PD डिजीज में भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और क्या अगर आपको सीजर डिसऑर्डर हो गया है, झटके आ रहे हैं बार बार, उस कंडीशन में भी इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर लो प्लेटलेस हो गया है, और आप लोगों से यहाँ पे मैं प्रश्न करूंगा कि आखिर बताइए कि प्लेटलेस का नॉर्मल रेंज कितना होता है। अगर कितने से कितने के बीच है तो उसको नॉर्मल रेंज में रखा जाएगा। अगर उससे ज़्यादा होता है तो कंडीशन खराब हो जाती है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर लो प्लेटलेस हो गया है उस कंडीशन में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो आज हम लोगों ने समझा कि किस किस बीमारी में इसका उपयोग होता है और कौन से बीमारी में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और डोज निर्धारित कैसे होगा। तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी को बताते हैं, तो डॉक्टर बीमारी के हिसाब से डोज को बताते हैं। इसीलिए कोई भी मेडिसिन लेना है तो बिना डॉक्टर के सलाह का नहीं लेना है। ये जो भी बताया जाता है ये नॉलेज पर्पस के लिए बताया जाता है, बस आपको नॉलेज हो, बाकी कुछ नहीं। अगर चाहते हैं कि डोज सही कितना लेना चाहिए और कब कब लेना चाहिए, तो उसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है। इसीलिए कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह का नहीं लेना है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।